देश आज मना रहा है 76वां भारतीय सेना दिवस। लखनऊ के परेड ग्राउंड में भव्य परेड का आयोजन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के 1 लाख लाभार्थियों को जारी की पहली किश्त। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद कर सरकार से मिल रही सुविधाओं और उनके अनुभव भी जाने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में दूसरे पुस्तक मेले का किया उद्घाटन। कहा, एक से दूसरी पीढ़ी को ज्ञान और अनुभवों से परिचित कराती हैं पुस्तकें। और ठंड और कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत। हरियाणा में पहली से तीसरी कक्षा तक, चंडीगढ़ व पंजाब में प्राइमरी कक्षा तक रहेगी छुट्टी। 20 जनवरी के बाद खुलेंगे स्कूल। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना आज अपना 76वां सेना दिवस मना रही है। इस अवसर पर लखनऊ में मुख्य कार्यक्रम जारी है। ये दूसरी बार है जब सेना दिवस कार्यक्रम दिल्ली से बाहर हो रहा है। सूर्य खेल परिसर में परेड के बाद शौर्य संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस आयोजन में मार्शल आर्ट्स के विभिन्न रूपों, सुखोई और किरण विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट के साथ साथ कई सैन्य प्रदर्शन होंगे। पश्चिमी सीमाओं पर जम्मू और कश्मीर के हालात नियंत्रण में हैं, परंतु पिछले कुछ महीनों से राजौरी पूंछ के क्षेत्र में आतंकवादी हरकतों में बढ़ोतरी देखी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर बना हुआ है, लेकिन घुसपैठ के प्रयासों से यह स्पष्ट है कि सरहद पार आतंकी ढांचा अभी भी बरकरार है। घुसपैठ की कोशिशों को हमारी सेना ने पूरी सतर्कता से विफल किया है। जम्मू और कश्मीर के भीतरी इलाकों में सुरक्षा बलों ने लगातार कड़े प्रयासों के परिणाम स्वरूप इंसाफ में काफी कमी आई है। सेना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जवानों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा है कि सेना दिवस पर सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। भारतीय सेना में अनुकरणीय बहादुरी की एक लंबी परंपरा है, जो अत्यंत समर्पण के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करती है। उनकी देशभक्ति सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बनी हुई है। संघर्ष के साथ साथ शांति की स्थितियों में भी हमारे बहादुर सैनिक हर संभव तरीके से देश की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। आज कृतज्ञ राष्ट्र मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि देता है और भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करता है। मैं सेना के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सैनिकों को सेना दिवस की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा है कि सेना दिवस पर हम अपने सैन्य कर्मियों के असाधारण साहस, अटूट प्रतिबद्धता और बलिदान का सम्मान करते हैं। हमारे राष्ट्र की रक्षा करने और हमारी संप्रभुता को बनाए रखने में उनका अथक समर्पण उनकी बहादुरी का प्रमाण है। वे मजबूती के स्तंभ हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने सेना दिवस के मौके पर एक वीडियो भी साझा किया है। मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं। हमारे जवानों ने हमेशा साबित किया है कि सीमा पर वो देश की सबसे सशक्त दीवार है। भारत की सेना और सुरक्षा बलों का राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान रहा है। भूकंप जैसी आपदाओं में, सुनामी जैसे हालातों में समुद्र से लड़कर जिंदगियां बचाने वाले जांबाज, अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन में भारत का वैश्विक कद बढ़ाने वाली सेनाएं और सुरक्षा बल। ऐसा कौन सा संकट है जिसका समाधान हमारे वीरों ने नहीं दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी है।
इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से बातचीत भी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि कोई भी लाभार्थी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। जनमन यात्रा ने 2 महीने में 80,000 अति पिछड़ा आदिवासी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, 30,000 लोगों को किसान सम्मान राशि दी और 40,000 लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं। पीएम जनमन महाअभियान पर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। सिर्फ 2 महीने के भीतर सरकार ने ऐसे 80,000 से ज्यादा अति पिछड़े मेरे जनजातीय परिवारजन, मेरे भाई बहनों को खोज करके उन्हें आयुष्मान कार्ड दिया। उन्होंने कहा कि देश का विकास तभी हो सकता है जब समाज में कोई न छूटे। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव तक पहुंच रही है। हमने 10 साल गरीबों के विकास में समर्पित किए हैं। सरकार से मिलेंगे, बिजली का कनेक्शन मिलेगा ताकि आपके बच्चे पढ़ सके, आपके सपने पूरे हो सके, आपके नए घर में साफ पानी की व्यवस्था हो ताकि कोई बीमारी हमारे घर में ना आए। लाभार्थियों ने पीएम को बताया कि रसोई गैस कनेक्शन, बिजली, नल से जल और आवास सहित अन्य सरकारी योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कई परियोजनाओं को स्वीकृति दी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बटन दबाकर परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ किया। हरियाणा ऊर्जा विभाग की ओर से पंचकुला के यवनिका टाउन पार्क में दूसरे पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा बिजली विभाग के चेयरमैन पीके दास भी मौजूद रहे। 100 से अधिक प्रकाशकों की रचनाओं से प्रदर्शित ये पुस्तक मेला 22 जनवरी तक चलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विद्युत कंपनियों की पत्रिका विद्युत प्रभा का विमोचन भी किया। साथ ही ऐतिहासिक गांवों में सोलर पैनल से जुड़ी ई पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। पुस्तक मेले में विशेष रूप से साहित्य में राम को रेखांकित करता राम मंडप और राम गैलरी विशेष आकर्षण हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान शाश्वत होता है और इस ज्ञान को आगे पीढ़ियों तक पहुंचाने की परंपरा चली आ रही है। पुस्तकें ज्ञान देने से लेकर अनुभवों से परिचय कराते हुए कई भावों का आभास करवाती हैं। पुस्तक एक शरीर है और भाषा उसकी आत्मा। पुस्तकें मानसिक व्यायाम का साधन है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें पुस्तकों का सहारा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके आवास संत कबीर कुटीर में भी एक पुस्तकालय बनाया जाएगा। यही बनता था। बाद में जब विकास हुआ व्यक्ति का, तो पत्थरों के ऊपर संकेत लिख करके, हर किसी का अपना संकेत होता था, कोई कॉमन नहीं होता था। किसी ने किसी ढंग से लिखा, किसी ने किसी ढंग से लिखा, और उसके बाद लोगों ने समूह रूप से उसको एक दूसरे को समझ में आए तो कुछ कॉमनैलिटी आई। उस कॉमनैलिटी में अक्षर तो एक है, वो उसका सभी एक ही अर्थ निकालें, तो वो अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान और फिर भाषा बने। भाषा और पुस्तक, इसका एक बहुत बड़ा संबंध है। जैसे शरीर और आत्मा, शरीर देखने में हमारा शरीर है, लेकिन इसके अंदर एक आत्मा है। उस आत्मा के कारण से ही हमको शरीर का जो आनंद है उसकी अनुभूति आत्मा से होती है। हरियाणा बिजली विभाग के चेयरमैन पीके दास ने कहा कि शहर में साहित्य की संस्कृति को बढ़ाने और लोगों तक अच्छी अध्ययन सामग्री पहुंचाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल सिर्फ हिंदी के प्रकाशक को हमने बुलाया था। इस बार हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू सभी किस्म के आए हैं और करीब 100 प्रकाशक आए हैं या अभी कुछ आने वाले हैं। तो इसीलिए हर किस्म की किताब अवेलेबल है। और ख़ास आप देखेंगे कि भाई इस बार क्योंकि सभी राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम के संबंधित साहित्य का स्पेशल एक जगह एक कॉर्नर है। तो सभी किस्म की किताबें, सभी आयु वर्ग के लिए किताब है। और किताब का मतलब ये नहीं कि भाई सिर्फ सीखने के लिए पढ़ें।
मनोरंजन के लिए भी किताब पढ़ा जाता है, तो वो भी सारे चीज़ें हैं। और क्योंकि लोग आ रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ लोगों को और जो चीज़ बताना चाहते हैं, जैसे बच्चों के पोषण, उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो वो उसके लिए भी बता रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने भी इस मेले में अपना स्टॉल लगाया है। विभाग के विपणन सहायक रजत शर्मा ने बताया, विभिन्न विषयों पर प्रकाशित पुस्तकों का संकलन लेकर हम आमजन के बीच पहुंचे हैं। एक्सपेक्टेशंस, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे रीडर्स हैं पंचकुला में और चंडीगढ़ में, वो ज़रूर यहाँ विज़िट करेंगे और एक अच्छी सेल, हम एक रिकॉर्ड सेल यहाँ से करके ले जाएंगे। हाँ, डीपीडी की हमारी अपनी वेबसाइट है publicationsdivision.nic.in, और हम लोग ई बुक्स भी पब्लिश करते हैं, आप ई बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से पंचकुला के सेक्टर 32 में 30 एकड़ में बनने वाले मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कॉलेज का नाम डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज होगा। इसके निर्माण के पहले चरण में 500 करोड़ और उसके बाद 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 2014 तक कुल मिला के 6 मेडिकल कॉलेज चल रहे थे और 14 से 19 तक ये 12 हुए और 19 से लेके और अब मिला ले, यानी ये जो आज का तो शिलान्यास है, लेकिन इस समय जो चालू हो चुके हैं वो 15 हो चुके हैं। 6 एक सरकारी, एक एडेड और 8 प्राइवेट, तो से 15 मेडिकल कॉलेज इस समय चल रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे मैंने बताया कि जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनका शिलान्यास हो रहा है, ये सब हो जाएंगे तो ये संख्या 29 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय 15 मेडिकल कॉलेजों में 2185 सीटें हैं, जो इस कॉलेज के बनने से 3500 हो जाएंगी। यानी प्रदेश में हर साल 3500 डॉक्टर बनेंगे। पीजी की सीटें भी 851 से बढ़कर करीब 1200 हो जाएंगी। अफ्रीकन देशों, खासकर युगांडा के युवा हमारे यहाँ मेडिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि हम आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बनाया है। जल्द ही पंचकुला में एम्स भी बनकर तैयार हो जाएगा। एमबीबीएस की सीटों का एडमिशन इस वर्ष ये हो जाएगा, जो हमारी योजना सब चल रही है। पिछले वर्ष 1710 था, इस बार 475 सीटों का और वृद्धि हो रही है। 3500 डॉक्टर्स इनकी सीटें हो जाएंगी तो उसके बाद कोई कमी डॉक्टर्स की हमारे यहाँ नहीं रहेगी। इसी प्रकार पीजी की सीटें वो भी 851 है इस समय, और आने वाले समय में बढ़ करके और ये भी लगभग 1200 के आसपास ये सीटें पीजी की हो जाएंगी। तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी भी कोई कमी हमारे यहाँ नहीं रहेगी। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। यूपी, दिल्ली जैसे राज्यों में पहाड़ों जैसी ठंड पड़ रही है। रविवार को दिल्ली एनसीआर में तापमान 3 डिग्री तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर भारत में सुबह के समय घने से घना कोहरा छाए रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज घने कोहरे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया है। शीतलहर और कड़ाके की ठंड की वजह से हरियाणा सरकार ने पहली से तीसरी कक्षा तक के लिए शीतकालीन अवकाश को 20 जनवरी तक बढ़ा दिया है। वहीं कक्षा 4 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 16 जनवरी से स्कूल पहले की तरह ही खोले जाने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक रहेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है। चंडीगढ़ में अब 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को AQI 458 पर पहुंच गया, जिसके मद्देनजर ग्रैप 3 को दिल्ली सहित NCR क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ग्रैप 3 के तहत दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियां नहीं जा सकेंगी। इसके साथ ही निर्माण कार्य, बिल्डिंग तोड़ने और अन्य कार्यों पर भी रोक लगी रहेगी। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर कल श्री राम भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल व यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बच्चों के साथ मकर संक्रांति का त्योहार मनाया।
इस कार्यक्रम में राज्य के अंत्योदय परिवारों के बच्चों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। अंत्योदय परिवारों के बच्चों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये मकर संक्रांति उनके जीवन में सदैव स्मरणीय रहेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदू संस्कृति के अनुसार ये दिन विशेष महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सूर्य की किरणें उत्तरायण की ओर जाती हैं, जिसका अर्थ होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि 14 जनवरी से ही देश भर में वातावरण को राममय करना है, इसलिए मंदिरों में स्वच्छता व सौंदर्यता बनाए रखें। सूर्य की किरणें अभी तक दक्षिणायन की ओर बढ़ रही थी और आज मकर राशि में सूर्य की किरणें प्रवेश करते हुए उत्तरायण में आ गई है। हमारे जीवन का अगर मानो ऐसा कोई अवगुण भी रहता है, अंधकार पक्ष होता है, उसको प्रकाश की ओर आने के लिए इस दिन का एक संकल्प हमारे सबके काम आता है। और मैं आभारी हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आह्वान किया सारे देश को कि हमारे लिए बहुत पवित्र दिन है आने वाला 22 जनवरी। 22 जनवरी रामलला जी को विराजमान किया जा रहा है। उससे आह्वान किया गया कि 14 जनवरी से ही हमको पूरे देश का वातावरण राममय बनाना है, और नहीं तो राम जी के जो मंदिर हैं वहां जाकर के दर्शन करना, उन मंदिरों की सफाई स्वच्छता, उनकी सुंदरता, उन मंदिरों को कैसे भव्य बनाया जा सकता है। और 22 जनवरी के दिन पूरा देश राममय हो जाए। भजन संध्या के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है भजन सुनाया। गायक कन्हैया मित्तल ने विभिन्न भक्ति गीतों की भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी और उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा प्रधानमंत्री द्वारा 14 से 22 जनवरी तक धार्मिक स्थलों पर किए गए स्वच्छता अभियान के आह्वान पर देश भर के मंदिरों में अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी की शास्त्री कॉलोनी के शिव मंदिर में पहुंचकर परिसर में साफ सफाई की। इससे पहले उन्होंने पवित्र शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 22 जनवरी तक सारे देवालयों व मंदिरों में भी आयोजन किए जाएंगे, इसलिए 22 तक हमें रोजाना अपने देवालयों व मंदिरों को साफ करना चाहिए। इसके अलावा मन को शुद्ध रखने के लिए हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी तक अंदर व बाहर राममय वातावरण बन जाए, ताकि अच्छे माहौल में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूरा हो सके। जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस दिन तक सारे देश को अपने आप को तैयार करना, क्योंकि 22 तारीख को तो अयोध्या में होगी, लेकिन सारे देवालयों में, सारे मंदिरों में भी आयोजन किए जाएंगे। इसलिए 22 तारीख तक हम सबको मिलकर रोजाना अपने देवालयों को, मंदिरों को साफ करना चाहिए। और इसके साथ मैंने ये भी कहा है कि मन को भी शुद्ध रखने के लिए सात्विक भोजन करें।
वहीं कल अंबाला के मुलाना स्थित सिरसगढ़ में श्री गुरु रविदास अस्थान आश्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने सफाई की। सफाई के उपरांत उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को हम सब अपनी आंखों से बनता देख रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस दिन सभी लोग अपने घरों में दिए जलाकर दीपावली मनाएं। ये हम सब देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है। भगवान श्री राम अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि हमने स्वच्छता अभियान आज से शुरू करके भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा तक हर मंदिर, गुरुद्वारा और हमारे जो धार्मिक मठ हैं उसके अंदर स्वच्छता अभियान चलाना है। अंबाला में कल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उपलक्ष्य में कल श्री राम यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई गृह मंत्री अनिल विज ने की। इस यात्रा की शुरुआत अंबाला छावनी के सुभाष पार्क से हुई, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने हाथों में श्री राम का झंडा उठाकर भाग लिया और जय श्री राम के नारे लगाए। यात्रा से पूरा शहर श्री राममय हो गया। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि पूरा देश राममय हो गया है और सभी ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने सभी को 22 तारीख को सात्विक भोजन करने की सलाह दी। अनिल विज ने कहा कि 22 जनवरी तक अपने घर के आसपास जो भी धार्मिक और तीर्थ स्थल हैं वहां प्रतिदिन सफाई करें। सारा देश राममय हो गया है और सारे देश ने 22 तारीख के लिए, जिस दिन राम जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। हमने भी कहा है कि उसके लिए तैयारियां करें। 22 तारीख तक सात्विक भोजन खाएं, रजोगुनी या तमोगुनी भोजन मत खाएं, वो उत्तेजना पैदा करता है। और अपने गली मोहल्ले का जो भी मंदिर, शिवालय, गुरुद्वारा है उसको रोज जाके साफ करें, ताकि 22 तारीख तक बिल्कुल ये ऐसा शुद्ध, निर्मल, पवित्र वातावरण बन जाए कि ये हमारी जिंदगी का एक इतिहास बनेगा। श्री राम मंदिर के 22 जनवरी को होने वाले उद्घाटन को लेकर पूरे देश में भारी उत्साह है। इसी कड़ी में यमुनानगर में जंगला वाले माताजी के नेतृत्व में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा सहित भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा का स्थानीय लोगों द्वारा अलग अलग स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। ये दिन देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए सौभाग्य का दिन है, जब श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। टाइम के बाद वो इस प्रकार से बाहर निकली और उनके स्वागत में और भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसके लिए जिस प्रकार का उत्साह वो आप स्वयं देख रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पूरा उत्सव के सब आज यमुनानगर की सड़कों पर हैं और सभी भगवान श्री राम के नारे लगाते हुए आज ये यात्रा कर रही है। इस प्रकार की यात्रा का निकाला जाना विशेष महत्वपूर्ण है और भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। हम सभी समाज के लोग उस 22 जनवरी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने अपने देवस्थान पर, तीर्थ स्थान पर, मंदिर में भगवान राम जी का जाप करें, उनको स्मरण करें और उनके द्वारा जो समाज को प्रेरणा दी गई थी, जो उनके द्वारा आदर्श स्थापित किए गए थे, उनको अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि वे 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साहित हैं। हमारे वर्षों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आज हमने श्री राम जी के आने के आगमन में
ये सब इतना भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। हमारे श्री जंगला वाले माता जी आज 30 सालों के बाद पैदल चलकर यात्रा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर उसमें योगदान दे रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने आज रोहतक में मकर संक्रांति पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों की तरक्की की कामना की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए कांग्रेस के इनकार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा दुविधा में रही है। कांग्रेस की गलती को पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस की मानसिकता हमेशा दोहरी ही रही है। कभी कहते हैं राम काल्पनिक हैं तो कभी कहते हैं राम दिलों में रहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अंतिम समय में हे राम बोला था। उनकी समाधि पर भी राम लिखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी शायद गांधी जी का भी अनुसरण करती है या नहीं, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कुछ एक धर्म गुरुओं के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने को लेकर कहा कि मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा योगदान राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है। ट्रस्ट ने ही राम मंदिर की शुरुआत की थी और अब राम मंदिर बन गया है तो उनको सारे अधिकार हैं। 22 जनवरी को हरियाणा में हर मंदिर में कार्यक्रम होंगे। देखिए, कांग्रेस सदा दुविधा में रही है इस विषय पर। वैसे तो तुलसीदास जी ने रामायण में ही कहा है, जाको मैं दारुण दुख देऊं ताकि मती पहले हर दूं। सारा देश देख रहा है, लेकिन इनकी मानसिकता भी इस मामले में सदा से दो तरह की रही है। ये दुविधा में रहे हैं। कभी तो कहते हैं राम काल्पनिक हैं, मिथक हैं, कभी कहते हैं, अब कहते हैं राम हमारे भी हैं, हमारे दिल में भी हैं। तो एक तो ये क्लियर कर लें कि भाई ये, वैसे तो तुलसीदास जी ने कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। राम तो यहाँ हर व्यक्ति में, राम तो यहाँ हर प्राणी में। तो अगर ये गांधी जी को भी फॉलो करते हैं तो गांधी जी भी जो है अंतिम समय में उन्होंने हे राम पुकारा था। उनकी समाधि पर भी हे राम लिखा हुआ है। तो क्या ये गांधी जी के भी अनुकरण करते हैं कि नहीं करते? सबसे बड़ा योगदान राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है और राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने ही एक तरह से उस आंदोलन को शुरू किया था। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन उन्हें पता चल गया है कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वे न्याय किससे मांग रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो घूमे तो उनको पता चल गया कि ये देश तो कई हजार सालों से जुड़ा हुआ है। अब वो न्याय यात्रा लेके निकले हैं। अब वो न्याय किससे मांग रहे हैं? खुद के लिए मांग रहे हैं, परिवार से मांग रहे हैं कि भाई मेरी शादीशुदी वक्त पर करनी चाहिए थी, या वो kiसी और मुद्दे पर मांग रहे हैं। अब उनकी न्याय यात्रा जब आगे आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि उनका न्याय यात्रा में वो किसके लिए न्याय मांगे। भारतीय मौसम विभाग आज अपना 150वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसके चलते देश के सभी कार्यालयों पर समारोह आयोजित किए गए हैं। इसका मुख्य समारोह दिल्ली के मौसम विज्ञान विभाग में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। साल भर चलने वाले जश्न समारोह के शुभारंभ पर IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि चक्रवात जैसी मौसमी घटनाओं की समय रहते जानकारी देने से गहरे समुद्र में लोगों की जान बचाने और जहाजों को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिली। पहले मौसम विभाग की बारिश की भविष्यवाणी गलत साबित होती थी, लेकिन अब कुछ ही सेकंड में सटीक भविष्यवाणी की जाती है। Our nation's scientific progress, and that progress at the moment is incremental and exponential. Today, a robust system ensures a predictable mechanism for financing not just response, but mitigation, preparedness and recovery. उन्होंने कहा कि IMD का असर कृषि और स्वास्थ्य देखभाल से लेकर विमानन और ऊर्जा तक सर्वव्यापी है। उपराष्ट्रपति ने IMD के मोबाइल ऐप मौसम की भी शुरुआत की। साथ ही उन्होंने पंचायत मौसम सेवा, निर्णय सहयोग प्रणाली और जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा जैसी नई पहल भी शुरू की।
इससे पहले पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आईएमडी ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 10 डॉपलर मौसम रेडार लगाए हैं और बादल फटने के बेहतर पूर्वानुमान के लिए पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 11 डॉपलर रेडार लगाने की योजना है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।